अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज और हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस से यानी MCQ से। सो नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर A इज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, नंबर B इज मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, नंबर C is spinning of earth on its axis and number D is bouncing ball on the floor। ठीक है, सो हमें बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इन चारों में से किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, सो हमने देखा था कि पहली बात है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें बताता है कि जो फोर्स हम लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और सारा कुछ किसके अबाउट होगा, अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, सो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, नंबर A ऑप्शन इज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है, बुक का ही टॉपिक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो A ऑप्शन है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो है वो ओबे करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यानी उसमें हम जितनी फोर्स लगाएंगे वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एंड वो किसके अकॉर्डिंगली करेगा, सब कुछ मेन पोजीशन के अबाउट ही होगा। लेट्स सपोज ये एक पेंडुलम है जिसको उठा के हमने फोर्स लगाई और कुछ डिस्टेंस पे ले गए। ठीक है, तो जितनी फोर्स लगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब ये मैस वापस आएगा एंड इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, तो किसके अबाउट कर रहे, मेन पोजीशन के। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, नंबर A ऑप्शन, विच इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 2 इज नंबर 2, if the mass of a bob of a pendulum is increased by the factor of 3, the period of a pendulum motion will be. Number A is B increased by the factor of 2. Number A was B increased by the factor of 2. Number B is remain same. Number C is B decreased by the factor of 2 and number D is B decreased by the factor of 4. So सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझें कि कहा क्या गया है। हमें कहा गया है कि अगर हम जो बॉब पेंडुलम के साथ जो मैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बॉब, उसको हम इंक्रीज कर दें, यानी जो हम मैस अटैच किया हुआ है, लेट्स सपोज ये है M। ठीक है, अब हमें दूसरे केस में कहा गया है कि इस मैस को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करें, यानी इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, 3M कर दिए। ठीक है, मैस को 3 टाइम इंक्रीज करवा दिए, तो इस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या वो इंक्रीज होगा बाय द फैक्टर ऑफ 2 या बाय द फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीज हो जाएगा या बाय फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज कर जाएगा या टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेसिकली है क्या। सो सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L/g। अब इस पूरे फॉर्मूले में हमें कहीं पे भी मैस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे मैस छोटा हो चाहे हम उसको बढ़ा दें, टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करा। मैस जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ इस स्ट्रिंग की लेंथ, यानी जो धागा है हमने यूज किया उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है या वैल्यू ऑफ G पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास L और G है, ठीक है, और वो डिपेंड करे T पे, तो मैस का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता। तो मैस को चाहे हम 2 टाइम इंक्रीज करें, 4 टाइम इंक्रीज करें, टाइम पीरियड रिमेन द सेम। सो हमारा B ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि टाइम पीरियड रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये था हमारा नंबर 2 MCQs। नंबर 3 इज which of the following devices can be used to produce both the transfer and the longitudinal waves। ठीक है, number A is a string, number B is a ripple tank, number C is a helical spring that is called slinky and number D is a tuning fork। सो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें हम दोनों तरह की वेव को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक तो ट्रांसफर वेव्स एंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहली बात है कि ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं क्या। बेसिकली ये वो वेव्स हैं जिनमें किसी को आगे मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और किसी में मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है,
तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल हैं उनके अंदर हमें मीडियम चाहिए होता है एंड एक तो हमारे पास मीडियम चाहिए होता है एंड ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, ये हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, ठीक है। सो मैकेनिकल वेव जो है उसको मीडियम रिक्वायर होता है, उसको आगे मूव करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब उसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक ट्रांसफर वेव्स हैं, एक लॉन्गिट्यूशनल वेव्स हैं। और ये दोनों वेव्स क्या हैं बेसिकली कि ये हमें बताती हैं कि वेव जो मूव कर रही है, ठीक है, तो वेव के मूव करने से जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर तो वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे ट्रांसवर्स, एंड अगर वो पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करें यानी पार्टिकल भी इसी तरह मूव करें जैसे वेव मूव कर रही है, तो उसे हम कहते हैं वो है लॉन्गिट्यूशनल, ठीक है। सो अब हमने बेसिकली बताना क्या है, हमें यही डिस्कस करना है कि इन तीनों जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ये तीनों जो हमारे पास दिए गए मल्टीपल चॉइसेस हैं उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। सो हमने देखना है कि इन तीनों में से यानी इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आएगा। नंबर 1 वॉज द स्प्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है, धागे के अंदर हम अगर उसको मूव करवाते हैं तो एक ही तरह की वेव प्रोड्यूस हो सकती है, चाहे वो लॉन्गिट्यूशनल हो चाहे वो हमारे पास ट्रांसफर वेव हो। इसी तरह से जो दूसरा है रिपल टैंक, उसके अंदर भी एक ही तरह की वेव प्रोड्यूस होती है। नंबर सी ऑप्शन था हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग, और हमने जो अपने टॉपिक को डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूशनल एंड ट्रांसफर वेव्स, उसमें हमने इसी हेलिकल स्प्रिंग को ही डिस्कस किया था कि स्प्रिंग के अंदर, इस लिंकी स्प्रिंग के अंदर हम दोनों तरह की वेव को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि समटाइम जो है स्प्रिंग के अंदर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल मूव करेंगे एंड समटाइम ऐसा होगा कि पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करेंगे। सो यही एक डिवाइस ऐसा है जिसके अंदर दोनों तरह की वेव को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। सो हमारा नंबर सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि हेलिकल स्प्रिंग, जिसको हम स्लिंकी कहते हैं, उसके अंदर दोनों तरह की वेव प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। सो द फोर्थ वन इज, नंबर 4 इज वेव ट्रांसफर। नंबर ए एनर्जी, नंबर बी फ्रीक्वेंसी, नंबर सी वेवलेंथ एंड नंबर डी इज वेलोसिटी। सो वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करवा सकती हैं, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन के वेव जो है सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करवाने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो उसकी कांस्टेंट रहती है। एक वेव जो जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले भी जो थी वो ही रहेगी, वेवलेंथ भी उसी तरह से रहेगी, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि ट्रांसफर क्या करवाएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या लेके जाएगी। तो वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करती है। द नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी एनर्जी ट्रांसफर करवाने के हमारे पास कौन से मेथड है। नंबर ए इज कंडक्शन, नंबर बी इज रेडिएशन, नंबर सी इज वेव मोशन एंड नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। सो अगर हम अपनी 9th का चैप्टर नंबर 9 उठा के देखें तो वो पूरा चैप्टर जो था वो था ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने मेथड्स को डिस्कस किया था कि कन्वेक्शन हो, कंडक्शन हो, रेडिएशंस हैं, सारी एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाती हैं। एंड जो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है बुक 10th का, उसमें भी हमारे पास यही है कि वेव्स जो हैं वो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाती हैं। इट मीन्स जो हमारे पास तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब ठीक हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इट इज़ द डी ऑप्शन कि ऑल ऑफ दीज जो हैं ये ट्रांसफ़र करवाती हैं एनर्जीज को। Number 6 is in a vacuum all magnetic wave have the same dash means number A is speed, number B is frequency, number C is amplitude and number D is wavelength. So vacuum के अंदर electromagnetic wave का क्या रहता है सेम, ठीक है, सेम क्या चीज़ रहती है। So electromagnetic waves वो होती हैं जिन्हें मूव करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। अगर उन्हें मीडियम नहीं चाहिए यानी
उनने कोई असर नहीं पड़ता कि कहाँ पे एयर है, उन पे कोई असर नहीं पड़ता कहाँ पे जो है एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने अपनी ही रफ्तार से मूव करते जाना होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसकी स्पीड शुरू से लेके आखिर तक सेम रहेगी। सो इसका राइट ऑप्शन है ए, कि हमारे पास जो स्पीड है वो सेम रहेगी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। नंबर 7th इज अ लार्ज रिपल टैंक with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produce 25 complete waves in a distance of 50 cm. The velocity of the wave is, number A is 53 cm per second, number B is 60 cm per second, number C is 750 cm per second and number D is 1500 cm per second. सो हमें कहा गया है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वेव की, लेकिन वो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो सारे सेंटीमीटर्स में हैं। सो हमने जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करना, सेंटीमीटर से मीटर्स में, एंड उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही यूज़ करनी है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 30 हर्ट्ज। सेकेंड थिंग विच इज गिवन द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हो रही हैं यानी वेव जो प्रोड्यूस हुई है दैट इज 20 कंप्लीट वेव्स। हमें फाइंड आउट करनी है जस्ट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लैम्डा एफ। लैम्डा क्या होता है, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ। ठीक है, जो इस तरह वेव है उसके अंदर जो दो कंसेक्टिव क्रस्ट आ रहे हैं, क्रस्ट ऊपर वाले पोर्शन होते हैं वेव के, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 30 into 50, it will give 1500 centimeter per second. So हमारा जो D ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन कि 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आप देखें कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन का इस फॉर्मूला में कोई काम नहीं था, ये जस्ट वैसे ही गिवन था। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए समटाइम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दी जाती हैं, लेकिन आपने जस्ट देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है एंड उसका फॉर्मूला क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको दोनों को सॉल्व कर लिया एंड वी गेट 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर फॉर द वेलोसिटी। सो नंबर 8 इज which of the following characteristic of a wave is independent of other? Number A is speed, number B is frequency, number C is amplitude and number D is wavelength. So किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स में हमारे पास आ जाता है कि वेव के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। पहली बात, वेव के अंदर वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेव के अंदर वेवलेंथ होती है, वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो वेव इक्वेशन में हमें एक फॉर्मूला गिवन था जिसके अकॉर्डिंगली v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ था, यानी वेलोसिटी जो है वो लैम्डा पे भी डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी बाकी दोनों वैल्यूज पे डिपेंड करती है एंड वेवलेंथ भी बाकी दोनों वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। जो इंडिपेंडेंट है, जो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही, वो है सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, अदरवाइज वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Number 9 is the relation between Vf and lambda of a wave is, number A is Vf is equals to lambda, number B is F lambda equals to V, number C is V lambda equals to F and number D is V is equals to lambda over F. So हमारे पास वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक फॉर्मूला आया था कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इट इज V is equals to F lambda, या इसको V is equals to lambda F पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है जिसमें हमें गिवन है V इज इक्वल्स टू F लैम्डा। सो ये थे हमारे MCQs।